नमस्कार। राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और इस क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए पार्टनरशिप एक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, ताकि बिहार पीसीएसजे की परीक्षा जो आने वाली है उसमें आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके। और इसी का नहीं बल्कि बिहार पीसीएसजे में जितने भी माइनर एक्ट हैं उन सारे एक्ट के जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, चाहे सारे हैं, इन सारे सब्जेक्ट के आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आप बस तैयार रहिएगा और रोज़ खोल के इसको एक बार प्रैक्टिस कर लिया करिए। ये मैंने सेलेक्ट करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके सामने रखे हुए हैं। तो ठीक है, आप शुरुआत करिए, इसको आप खुद को चेक भी करिए और रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम की कौन सी धारा 1 अक्टूबर 1933 को लागू की गई थी? यानी पार्टनरशिप एक्ट की कौन सा सेक्शन है जो 1 अक्टूबर 1933 को लागू किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर 69। देखिए, बाकी पार्टनरशिप एक्ट जो लागू किया गया था वो 1 अक्टूबर 1932 को लागू किया गया था। सिर्फ सेक्शन 69 जो है वही, जो कि इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की बात करता है, वो 1 अक्टूबर 1932 को लागू किया गया, 33 को लागू किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्म के रजिस्ट्रीकरण से के संबंध में कथन, सूचनाएं और टिप्पणी उन्हें देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऑप्शन ए निश्चायक सबूत है, निश्चायक सबूत नहीं है, विबंध है कि उपयुक्त सभी हैं। आप अपना आंसर देख लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी निश्चायक सबूत है। यानी फर्म के रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो भी सूचनाएं दी जाती हैं रजिस्ट्रार को, वो उस फर्म के उस व्यक्ति के विरुद्ध कॉन्क्लूसिव प्रूफ होती है। ये बात सेक्शन 68 में बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीदार के निवृत्त होने की लोक सूचना दी जाएगी। माने भागीदार के निवृत्त होने का मतलब किसी पार्टनर के रिटायर होने की, किसी पार्टनर के रिटायर होने की पब्लिक नोटिस दी जाएगी। किसके द्वारा? रिटायरिंग पार्टनर के द्वारा। ऑप्शन बी कि फर्म के किसी भी पार्टनर के द्वारा। ऑप्शन सी ए और बी दोनों के द्वारा दिया जा सकता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं दी जा सकती। तो आप लगा चुके होंगे सही आंसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्म के जो रिटायर हो रहा है वो पार्टनर भी दे सकता है, या जो फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्हें के द्वारा भी दिया जा सकता है, किसी के द्वारा दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि फर्म का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आवश्यक है। ऑप्शन सी पक्षकारों की इच्छा पर है कि वह रजिस्ट्रेशन कराएं या न कराएं। ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों सही है। सही आंसर है फर्म का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है और यह पार्टनर के इच्छा पर निर्भर करता है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं ना कराएं। ये दोनों ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्म के रजिस्ट्रेशन न कराने का प्रभाव पड़ता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शन ए कि फर्म के भागीदारों के बीच पारस्परिक वाद पर रोक रहता है। ऑप्शन बी कि फर्म के भागीदार पर व्यक्तियों पर वाद नहीं ला सकते, कि फर्म और पर व्यक्ति फर्म के विरुद्ध वाद ला सकते हैं, कि उपयुक्त सभी सही। तो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन अगर हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 69, तो उनके उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि फर्म के भागीदार आपस में भी वाद नहीं कर सकते, फर्म के भागीदार दूसरे व्यक्तियों पर भी वाद नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे व्यक्ति फर्म पर वाद ला सकते हैं। तो उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मामलों में वाद लाने के लिए फर्म का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं माना गया है। इसमें से ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए फर्म का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है? वाद इस पर्पज के लिए वाद लाया जा सकता है चाहे फर्म रजिस्टर्ड न भी हो। ऑप्शन ए है फर्म के विघटन के लिए, ऑप्शन बी विघटित फर्म के लेखा के लिए, ऑप्शन सी विघटित फर्म की संपत्ति प्राप्त करने के लिए, और ऑप्शन डी है कि किसी दिवालिया भागीदार की संपत्ति प्राप्त करने के लिए। आप सही ऑप्शन लगा चुके होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से किसी भी कार्य को करने के लिए फर्म को रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविदा अधिनियम से उत्पन्न अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए आवश्यक है। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए क्या जरूरी है? फर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कि फर्म का पर व्यक्तियों से संबंध जरूरी है, कि ए बी दोनों जरूरी है, कि डी जरूरी है? इसका सही ऑप्शन है उसके लिए है फर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विघटन के पश्चात फर्म की गुडविल बेची जा सकती है। कैसे? फर्म की अन्य संपत्ति के साथ साथ, कि फर्म की अन्य संपत्ति से पृथक, ऑप्शन सी है पृथक रूप से या अन्य संपत्ति के साथ भी। उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी पृथक रूप से भी बेचा जा सकता है और साथ साथ भी दिया जा सकता है, क्योंकि फर्म की गुडविल जो होती है फर्म की संपत्ति होती है धारा 14 के अनुसार। तो जब फर्म की संपत्ति है तो फर्म की अन्य संपत्ति के साथ भी या अलग तरीके से भी उसको बेचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भागीदारी फर्म के भागीदार फर्म के विघटन के बाद फर्म के कार्यों के लिए दायी नहीं होंगे। फर्म के भागीदार फर्म के विघटन के बाद फर्म के कार्यों के लिए दायी नहीं होंगे जब फर्म का विघटन की लोक सूचना दे दी गई हो। ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि कोई पार्टनर जो है फर्म का डिसोल्यूशन हो जाने के बाद कब फर्म के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। पहला है कि जब डिसोल्यूशन की पब्लिक नोटिस दे दी गई हो। दूसरा है विघटन के बाद लोक सूचना का दिया जाना आवश्यक नहीं है, मतलब पब्लिक नोटिस दिया जाना जरूरी नहीं है। और ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों सही है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो तब तक फर्म के लिए जिम्मेदार होते हैं जब तक कि इसकी पब्लिक नोटिस नहीं दे दी जाती। ठीक है ना। फर्म के भागीदार फर्म के कार्यों के लिए तब तक जिम्मेदार होते हैं जब तक कि उसके लिए पब्लिक नोटिस नहीं दे देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म का विघटन होने के पश्चात विघटन की लोक सूचना के दिनांक तक भागीदारों के पर व्यक्तियों के प्रति दायित्व तो बने रहते हैं। तो जनरल रूल यही है ना कि जब तक कि पब्लिक नोटिस नहीं दे दी जाती तब तक कोई पार्टनर रिटायर होता ही नहीं है, उसकी लाइबिलिटी अन्य व्यक्तियों के प्रति बनी रहती है। लेकिन इस नियम के अपवाद क्या है? मृत भागीदार के संबंध में, कि दिवालिया भागीदार के संबंध में, कि सुषुप्त भागीदार के संबंध में, कि उपयुक्त सभी मामलों में, या उपयुक्त सभी मामले इसके अपवाद हैं। क्या आंसर सही है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी दिवालिया भागीदार के मृत भागीदार या सुषुप्त भागीदार। मृत भागीदार मतलब ऐसे भागीदार जिसकी डेथ हो गई हो, इंसॉल्वेंट पार्टनर जो इंसॉल्वेंट है, और सुषुप्त को कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। इन सभी मामलों में पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं होता है, तो इसलिए ये सभी होगा। नेक्स्ट है कि इच्छाधीन भागीदार फर्म से निवृत्त हो सकेगा।
यानी इसको पार्टनरशिप एट विल या जो होती है उसमें पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकेगा। कैसे? सभी भागीदारों की कंसेंट से, कि सभी भागीदारों की निवृत्ति की लिखित सूचना के संसूचित किए जाने के, कि भागीदारों के बीच करार से, कि ए एवं बी दोनों से, समस्त भागीदारों की सहमति से, समस्त भागीदारों की निवृत्ति की लिखित सूचना संसूचित किए जाने से, कि भागीदारों के बीच करार से। ठीक है, इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, कि समस्त भागीदारों की सहमति से और निवृत्ति की सूचना उसको संसूचित किए जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म का विघटन आवश्यक है। आप देख लीजिए ऑप्शन। तो ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि इसमें ऑप्शन सी है कि अगर एक को छोड़ के बाकी के सब भागीदार इंसॉल्वेंट हो जाएं और चाहे वो अनलॉफुल हो जाए वो कारोबार चलाना, तो वो फर्म का विघटन हो जाता है। नेक्स्ट है कि फर्म के से बाहर जाने वाला भागीदार फर्म के कारोबार का प्रतियोगी कारोबार चला सकता है। जो फर्म का रिटायरिंग पार्टनर है, क्या वो फर्म को छोड़ने के बाद उसके कॉम्पिटिटिव बिजनेस चला सकता है? इसका आंसर है ए भी और सी भी, माने हाँ, प्रतियोगी कारोबार भी चला सकता है और उस कारोबार के लिए विज्ञापन भी दे सकता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीदार फर्म से निष्कासित किया जा सकता है समस्त भागीदारों की सहमति से, कि संविदा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के सद्भावपूर्वक प्रयोग से, भागीदारों के बहुमत से, किसी भागीदार के प्राधिकार से। किसी भागीदार को निकालने का काम जो होता है वो होता है संविदा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के सद्भावपूर्वक प्रयोग से। अब जैसा कॉन्ट्रैक्ट से तय कर लिया जाए कि किसी एक ही भागीदार से निकाला जा सकता है या सब भागीदार होंगे, कि बहुमत होगा, क्या होगा, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो गुड फेथ में किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फर्म के समव्यवहारों के बारे में पर व्यक्तियों को दी गई चलत प्रत्याभूति प्रतिसंहरित हो जाती है। यानी कि फर्म के ट्रांजैक्शन के बारे में जो थर्ड पर्सन हैं उनको अगर कंटिन्यूइंग गारंटी दी गई है तो वो रिवोक कब हो जाती है? ये हो जाता है फर्म की स्थिति में तब्दीली होने पर। ये सेक्शन 38 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बात बताई गई है कि फर्म की स्थिति में तब्दीली हो जाती है तो जो अन्य व्यक्तियों के प्रति जो प्रत्याभूति दी गई है वो रिवोक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि फर्म से निवृत्त होने वाला भागीदार पर व्यक्तियों के प्रति दायी है। मतलब रिटायर होने के बाद पार्टनर का क्या रिलेशन उस फर्म के साथ होता है? क्या थर्ड पर्सन के प्रति वो लायबल होता रहता है या लायबल नहीं होता, कि लोग सूचना देने तक लायबल होता है, कि ए एवं सी दोनों सही है? स्वाभाविक है ऑप्शन डी सही होगा, कि जब तक पर व्यक्तियों के प्रति लायबल होता रहता है जब तक कि लोग सूचना नहीं दे दी जाती। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी भागीदार को केवल निम्न दशा में ही निष्कासित किया जा सकता है।
किसी भी भागीदार को केवल निम्न दशा में ही निष्कासित किया जा सकता है, जब भागीदारी विलेख में ही इस आशय की व्यवस्था कर दी गई हो। दूसरी बात कि फर्म के बहुसंख्यक भागीदार निष्कासन के पक्ष में हो तथा ऐसा निष्कासन सद्भावना पूर्वक किया जाए। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि जब फर्म के एग्रीमेंट में ही ये व्यवस्था कर दी गई हो और जो मेजॉरिटी है वो निष्कासन के पक्ष में हो और ऐसा निष्कासन गुड फेथ में किया जाए। नेक्स्ट है कि किसी माइनर पार्टनर को मेजर हो जाने के कितने समय के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि वह फर्म में भागीदार रहेगा या नहीं रहेगा। कोई माइनर पार्टनर है तो वो मेजर जब हो जाता है तो उसे ये चुनना पड़ता है कि वो भागीदार बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। कितने समय के भीतर उसे चुन लेना होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेजर होने के बाद 6 महीनों के भीतर, या उसे इस बात की जानकारी होने की वो फर्म में पार्टनर रहा है उसके 6 महीनों के भीतर। इसमें जो भी पश्चात की तिथि होती है तो वो है सेक्शन नंबर 30 आप पढ़ेंगे तो उसमें है माइनर पार्टनर के संबंध में बताया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फर्म के कार्यों के लिए अवयस्क जिम्मेदार है। फर्म के कार्यों के लिए अवयस्क जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है अवयस्क जिम्मेदार नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि अवयस्क का फर्म के कार्यों के लिए जिम्मेदार है। अरे दूसरा ऑप्शन है कि अवयस्क का अंश फर्म के कार्यों के लिए जिम्मेदार है। सी है अवयस्क व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। और डी है अवयस्क संविदा के अधीनदायी है। क्या सही है कि फर्म के कार्यों के लिए एक माइनर जिम्मेदार हो सकता है या नहीं? नहीं, अपने अंश तक जिम्मेदार हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो सकता है, या जैसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो उसके हिसाब से जिम्मेदार होगा या तो नहीं जिम्मेदार होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी अपने सिर्फ अंश तक ही जिम्मेदार है, उससे ज़्यादा के लिए जिम्मेदार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अवयस्क भागीदार वयस्क होने के 6 माह के भीतर यह लोक सूचना देगा कि वह फर्म में भागीदार रहेगा या नहीं, यदि लोक सूचना नहीं देता है तो क्या होगा। कहने का मतलब है कि अभी हम लोगों की चर्चा हुई थी कि जब भी कोई माइनर पार्टनर मेजर हो जाता है तो उसे चुनना पड़ता है कि वो फर्म में पार्टनर बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। कितने समय के भीतर? 6 महीनों के भीतर। तो अब ये कह रहा है कि अगर वो इस बात का चयन नहीं करता, ये नहीं बता पाता 6 महीने के भीतर कि वो भागीदार बना रहेगा या नहीं, तो उसके संबंध में क्या प्रिजम्पशन होगी? उसके पार्टनर होने के संबंध में प्रिजम्पशन होगी, कि पार्टनर न होने के संबंध में प्रिजम्पशन होगी, कि दोनों होने और न होने दोनों के संबंध में प्रिजम्पशन होंगी, कि उपयुक्त में से कोई सही नहीं। इसका सही जवाब है कि ऑप्शन ए, भागीदार होने के संबंध में प्रिजम्पशन कर ली जाएगी। जब वो कुछ नहीं 6 महीने के भीतर बता पाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि उसने भागीदार होना चयन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि अवयस्क भागीदार को अधिकार है कि वह, पहला मैंने राइट पूछ रहा है कि माइनर पार्टनर के क्या, कि फर्म की बहियों का निरीक्षण कर सकता है, कि फर्म की बहियों का नकल कर सकता है, कि फर्म के विघटन पर फर्म की संपत्ति या लाभों में अपना अंश पाने के लिए वाद ला सकता है, कि उपयुक्त सभी कर सकता है। क्या अधिकार है एक माइनर के? ऑप्शन डी, सब कुछ कर सकता है। निरीक्षण कर सकता है, क्लास नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा, बहियों का नकल कर सकता है, और फर्म के जब विघटन हो जाएगा तो लाभों में अपना हिस्सा के लिए वाद भी ला सकता है। लेकिन जब तक फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा तब तक वो फर्म पर कोई सी प्रकार का वाद नहीं ला सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इतना ही क्वेश्चन था। तो इतने क्वेश्चन सारे हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए और मैं कराता रहूँगा।
ताकि आप लोगों को आने वाली परीक्षाओं में किसी प्रकार की असुविधा न हो इस माइनर सब्जेक्ट से। ठीक है, तो मैं रोज़ ऐसे क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि आप लोगों को देता रहूँ। और ठीक है फिर।